गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कि जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम अजय आनंद है। एज़ यू नो कि माय नेम इज़ अजय आनंद। सो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया को कैसे-कैसे क्लासिफ़ाई कर सकते हैं, ओके? और मॉडर्न इंडिया के हमने सेकंड फ़ेज़ को डिस्कस किया था 1885 टू 1947, ओके? 1885 से लेके 1947 तक। कैसे हम 1885 से लेके 1947 की जो टाइम पीरियड है ना, उसको कैसे छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओके? तो हमने डिवाइड किया था कि जो पहला फ़ेज़ था हमारा एरा ऑफ लिबरल्स था, और जो हमारा सेकंड फेज़ था वो एरा ऑफ अल्टरनेशनलिस्ट था, और जो थर्ड फेज़ था वो हमारा एरा ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ था, और जो हमारा फोर्थ फेज़ था वो गांधीयन एरा था, और जो हमारा फिफ्थ फेज़ था वो एरा ऑफ टूवर्ड इंडिपेंडेंस था। ओके, अगर हिंदी में कहें तो उदारवादियों का युग एरा ऑफ लिबरल्स, ओके, द टाइम पीरियड फ्रॉम 1885 टू 1905। इसके बाद उग्रवादियों का युग 1905 से लेके 1919 तक, 1919 तक। और अगर बात इसके बाद क्रांतिकारी घटनाओं का युग, ओके, तो हमने उसको भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया था, 1902 से लेके 1919 तक, और 1919 से लेके 1942 तक, ओके। एंड इसके बाद हम लोगों ने गांधी एरा के बारे में डिस्कस किया था, कि गांधीयन युग के बारे में, हिंदी में बोलेंगे गांधीयन युग, ओके। और उसका जो टाइम पीरियड था वो 1916 से लेके 1915 से लेके हम लोगों ने डिस्कस किया था 1942 तक। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया स्वतंत्रता की ओर, और उसका जो टाइम पीरियड था वो 1942 से लेके 1942 से लेके 1947 तक था। ओके, तो ये सब हमारा हुआ क्या, मॉडर्न मॉडर्न इंडिया का सेकंड फेज को हमने कैसे कैसे क्लासिफाइड किया। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बोला था, पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारी क्लास हुई थी 16 जनवरी को, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी बर्थ ऑफ नेशनलिज्म। उसका टॉपिक होगा बर्थ ऑफ नेशनलिज्म। कैसे कैसे इंडियंस पीपल के अंदर नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई, कौन कौन से कॉज थे, ओके, क्या क्या रीजन थे उसमें, मतलब क्या क्या रीजन थे, ओके, क्या क्या कारण थे कि जो भारत का कॉमन पीपल था, ओके, वो कम्युनिटी से परे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से परे, वो ये सोचने लगा था कि हम भारतीय हैं और हम भारत के रहने वाले निवासी हैं, और हम जो भी कुछ करेंगे वो अपने देश के लिए करेंगे, कम्युनिटी बाद में है और देश पहले है। इसी भावना को कहते हैं नेशनलिज्म, ओके। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज का टॉपिक है हमारा बर्थ ऑफ नेशनलिज्म। तो सभी का आपका स्वागत है मुझे सुनने के लिए, और हमारे सौरभ भाई के साथ जुड़ने के लिए। ये सौरभ भाई के चैनल में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, और सौरभ भाई को थैंक यू कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई है सौरभ भाई के द्वारा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की सेशन की, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बर्थ ऑफ नेशनलिज्म। क्या क्या कॉज थे कि कॉमन पीपल के अंदर भी नेशनलिज्म की भावना जागृत हुई, ओके। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बर्थ ऑफ नेशनलिज्म। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया का टाइम पीरियड क्या होता है, 1707 टू 1947, ओके। ये तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बर्थ ऑफ नेशनलिज्म। हिंदी में कहेंगे राष्ट्रवाद की भावना का जन्म, ओके। ओके, तो ये है हमारा आज का टॉपिक बर्थ ऑफ नेशनलिज्म, ओके। सो सबसे पहले क्या क्या कॉज थे कि कॉमन पीपल के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई। तो सबसे पहले हमारे 18th सेंचुरी में और 19th सेंचुरी में, ओके, कुछ सोशल रिफॉर्मर हुए हैं, ओके, जिनके द्वारा इंडियन जो कॉमन पीपल थे उनको इनलाइटमेंट किया गया है, ओके। उनके अंदर एक डिग्निटी और एक जो कंट्री के लिए जो रिस्पेक्ट होती है उनको दर्शाया गया है, कि मतलब कि कैसे कैसे उनको डेवलप किया गया है कॉमन पीपल के अंदर। तो पहला कॉज था हमारा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जिससे लोगों के अंदर काफी ज्यादा नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई है। तो आज हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला हमारा कॉज क्या है, कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, और स्टार्ट कब हुए थे, 19th सेंचुरी, ओके। तो
सामाजिक ओके। तो जो हमारा जो पहला कॉज था बर्थ ऑफ नेशनलिज्म का, वो था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ओके, तो जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे ना, वो स्टार्ट कब से हुए थे? 18th सेंचुरी से लेके 18 टू 19 वी कैन से। ओके, मोस्टली कब? 19th सेंचुरी। ओके, तो जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुए थे वो 19th सेंचुरी से हुए थे। ओके, तो हमारे इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी सोशल रिफॉर्मर हुए हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ओके, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महादेव गोविंद रानाडे, ओके, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा बीबी। ओके, so these were all like like a reformer, you can say social reformer. Okay, so now I will write all the name. Okay, and what was the contribution. Okay, we have separate topic related to social religious reform movement and we will discuss later. हमारे पास सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को लेके एक सेपरेट टॉपिक है और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ओके, बाद में। तो अभी हम लोग केवल ओवरव्यू लेके चलेंगे कि क्या होता है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट और कौन कौन से जो रिफॉर्मर थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने क्या क्या किया है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सोशल रिफॉर्मर मूवमेंट में सबसे पहले नाम आता है राजा राम मोहन राय का। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, सो सबसे पहले नाम आता है किसका? राजा राम ओके। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया कि इन्होंने ब्रह्म समाज की फाउंडेशन की थी। ओके, ब्रह्म समाज की। ओके, तो इन्होंने कई न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए थे, मिरात उल अखबार, ओके, एंड संवाद कौमुदी इन्होंने फाउंडेशन की थी। और इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इंडियन हिस्ट्री में है, वो है सती सिस्टम को लेके। ओके, सती सिस्टम क्या है कि सती सिस्टम के जो हमें जो साक्ष्य मिले हैं, जो एविडेंस मिले हैं, वो गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। ओके, और उसके बाद इसमें क्या होता था कि किसी जो वुमेन है और उसका अगर हस्बैंड किसी कारण से उसकी डेथ हो जाती है, तो उस स्त्री को उसके हस्बैंड के साथ, ओके, उसके साथ उसकी चिता में बर्न कर दिया जाता था, उसको जला दिया जाता था। ओके, तो ये एक काफी बड़ी कुरीति थी। ये हमारे मतलब कि हिंदू कस्टम का एक रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज का एक इंटीग्रल पार्ट था। ओके, इन द टाइम पीरियड ऑफ मिडाइवल इंडिया और यू कैन से एंशिएंट इंडिया। लेकिन जब राजा राम मोहन राय आए तो इन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया, किसका? सती सिस्टम का। ओके, बाय द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिंग, ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इन द 1829 he abolished the sati system. Okay, 1829, okay, abolished the sati system. Okay, by the help of Lord William Bentinck. Okay, okay, तो ये थे राजा राम मोहन राय। उन्होंने क्या किया? एवोल्यूशन ऑफ सती किया। ओके, लाइक ये बेसिकली किया किसने था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। और इसमें हेल्प किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। और इन्होंने एक लॉ बनाया। ओके, और अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी राजा राम मोहन राय का समर्थन किया। ओके, तो ये है राजा राम मोहन राय का कॉन्ट्रीब्यूशन। और अगर इसके बाद सेकंड नंबर पर बात किया जाए, ओके, तो ईश्वर चंद ईश्वर चंद विद्यासागर। ओके, ये भी एक सोशल रिफॉर्मर हुए हैं इंडियन हिस्ट्री में। ओके, उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट पास कराया। ओके, बाय द हेल्प ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, तो इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वुमेन एजुकेशन को लेके और विडो रीमैरिज एक्ट में। विडो
रीमैरिज एक्ट, मतलब कि विधवा पुनर्विवाह हिंदी में कहेंगे। ओके, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नारी शिक्षा के लिए और विधवा पुनर्विवाह के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान है, और इन्होंने 1856 में, ओके, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी, ओके, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाए किसको, वुमेन एजुकेशन को लेके और विधवा पुनर्विवाह को लेके। तो इनका मेजरली कंट्रीब्यूशन क्या है, विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज एक्ट, ओके, एंड सेकंड वन है इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वुमेन एजुकेशन को लेके। ओके, हिंदी में वुमेन एजुकेशन को कहेंगे स्त्री शिक्षा के लिए, और विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने एक एक्ट पास कराया था 1856 में। ओके, और जो हमारे थर्ड पर्सन हुए हैं, ओके, वो है ज्योतिबा फूले। उन्होंने भी वुमेन एजुकेशन के लिए काफी कंट्रीब्यूशन दिया है, वुमेन एजुकेशन। और जो इनकी वाइफ थी सावित्री बाई फूले, ओके, इनको फर्स्ट वुमेन टीचर कहा जाता है, फर्स्ट वुमेन टीचर। ओके, ओके, सो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ओके, बर्थ ऑफ नेशनलिज्म का हिस्सा है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, और जो मेनली स्टार्टेड कब हुआ 18th सेंचुरी, ओके, लेटर 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी। ओके, सो द फेमस सोशल रिफॉर्मर थे हमारे राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1829 में एवोल्यूशन ऑफ सती सिस्टम में काफी ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और एक लॉ बनवाया बाय द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, इसके इसके बाद सती सिस्टम को रोका गया, एक ऑफिशियली कानून बनाया। और इसके बाद आता है हमारा इस सेकंड हमारे सोशल रिफॉर्मर आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओके, तो इनका भी काफी ग्रेट कंट्रीब्यूशन है इंडियन हिस्ट्री में। इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट और वुमेन एजुकेशन के लिए काफी ज्यादा वर्क किया। और थर्ड नंबर पे आते हैं ज्योतिबा फुले, इन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए भी काफी काम किया। और उनकी जो वाइफ थी सावित्री बाई फुले, इन्होंने काफी ज्यादा वर्क किया है वुमेन एजुकेशन को लेके। और जो फर्स्ट इनको फर्स्ट वुमेन टीचर की संख्या दी जाती है, फर्स्ट वुमेन टीचर कहा जाता है किसको, सावित्री बाई फुले को। इतना आप नोट करिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नोट करिए आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 3 सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर के नाम बताए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे महादेव गोविंद रनाडे और स्वामी विवेकानंद। ओके, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या क्या स्लोगन दिए, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, इन्होंने लिखी है सत्यार्थ प्रकाश नामक बुक। और इन्होंने एक स्लोगन दिया है, कम बैक टू वेदास, मतलब कि वेदों की ओर लौटो। ये स्लोगन दिया है किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और उन्होंने सत्य शोधक समाज की फाउंडेशन की थी, सत्य शोधक समाज। ओके,
ओके। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने भी वुमेन एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है, एबडोर मैरिज एक्ट के लिए, और लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म का जो फेथ होता है उसको डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इन्होंने एक बुक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, और उन्होंने फाउंडेशन की है सत्यशोधक समाज की। ओके। एंड इसके बाद जो हमारे फिफ्थ सोशल रिफॉर्मर हैं उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। उन्होंने अपने गुरु के नाम पे रामकृष्ण परमहंस के मिशन की फाउंडेशन की थी 1897। स्वामी विवेकानंद। कब की थी? 1897। ओके। तो इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी शिकागो में 1893 में। ओके। सो उन्होंने वहाँ जाके संबोधित किया था अमेरिका में कि मेरे अमेरिकी भाई और बहनों। तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी मिली थी किसको? स्वामी विवेकानंद को। ओके। सो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, और इन्होंने 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन की फाउंडेशन की थी। ओके। रामकृष्ण परमहंस मिशन, यहाँ लिख देते हैं फाउंडेशन। ओके। स्वामी विवेकानंद। ओके। ये लाइवलीहुड में बिलीव किया करते थे। ओके। एंड ये ऐसा बिलीव किया करते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जो कम्युनिटी है ना, ये सभी परस्पर आपस में इस देश में सभी लोग मिलजुल के रहें। ओके। और एक समन्वयता का एक लेसन दे सभी लोगों को। ओके। तो ये आइडिया किसका था? स्वामी विवेकानंद का। ओके। नेक्स्ट, महादेव गोविंद रानाडे। ओके। ओके। तो हमारे महादेव गोविंद रनाडे भी एक हमारे सोशल रिफॉर्मर हुए हैं। ओके। तो जो महादेव गोविंद रनाडे थे उन्होंने प्रार्थना समाज की फाउंडेशन की थी। किसने? महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज। ओके। प्रार्थना समाज फाउंडेड बाय महादेव गोविंद रनाडे। तो मैंने आप लोगों के बीच में 6 सोशल रिफॉर्मर के बारे में डिस्कस किया है, और उन्होंने क्या क्या इंडियन सोसाइटी में लोगों को क्या क्या टीच किया है, क्या क्या बताया है, और कैसे एक कॉमन पीपल के अंदर एक नेशनलिज्म की फेथ डेवलप की है। वो कौन कौन से सोशल रिफॉर्मर थे और उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। ओके। भारतीय इंडियन सोसाइटी में। ओके। उनका टाइम पीरियड क्या था, उन्होंने कौन कौन सी बुक प्रिंट की, उन्होंने कौन कौन से मिशन को फाउंडेशन किया, ये सभी हमने डिस्कस किया। वी हैव सेपरेट टॉपिक रिलेटेड टू सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ओके। सो नाउ आई एम गिविंग यू सम ओवरव्यू। ओके। so you can note all this information and we will move another cause of birth of nationalism. Okay. So you can note down all these things and we will write. Okay. तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम लोग अपने सेकंड कॉज की तरफ चलते हैं कि सेकंड कॉज क्या था कि जिससे हमारे कॉमन पीपल के अंदर नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई। ओके। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर। ओके। एंड बुक्स। So development of newspaper and books. Okay. So print culture played very crucial role. Okay.
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस। ओके, पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए प्रिंट कल्चर ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। ओके, तो क्या हुआ कि जो डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर और बुक्स से कॉमन पीपल के अंदर भी नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई, क्योंकि जो न्यूज़पेपर थे वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में लिखे होते थे और ये जगह-जगह पब्लिश किए जाते थे, और जिससे लोगों को पता चलता था कि क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके, हिंदुओं का लाइक अनदर इंडियन सोसाइटी का शोषण कर रही है, कैसे-कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे-कैसे टैक्स इम्पोज़ कर रही है और कैसे-कैसे तरीके से जो इंडियंस मनी है वो बाहर ब्रिटिश भेज रही है, और ब्रिटिश से जो मनी आता है वो केवल लोन बन के आता है इंडिया इंडिया वालों के लिए। तो ये हमको पता कैसे चला? जो न्यूज़पेपर थे ना वो स्प्रेड करते थे, वो सूचनाओं को स्प्रेड करने का काम किया करते थे, और सीधा-सीधा ये लोग कॉमन लोगों के अंदर दिमाग में अटैक किया करती थी, क्या नेशनलिज़्म है, ये सब हमको कैसे पता चलता था? न्यूज़पेपर और बुक्स से, और ये वर्नाक्युलर लैंग्वेज में लिखे होते थे, जिससे कॉमन पीपल ईज़िली अंडरस्टैंड कर सके क्या हमारी सोसाइटी में चल रहा है, क्या-क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कैसे-कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज़ करती है। ओके, तो ये था। तो क्या हुआ कि जो इंडिया में जो पहला पेपर प्रकाशित हुआ, ओके, वो 1780 में, ओके, 1780, ओके, बंगाल गजट, ओके, बंगाल गजट कैसा न्यूज़पेपर था? इंग्लिश न्यूज़पेपर था। ओके, इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की। ओके, तो जो पहला न्यूज़पेपर इंडिया में प्रकाशित हुआ वो था बंगाल गजट, हुआ कब? 1780 में। ओके, ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, और इसको प्रकाशित करने का काम ही किसने किया? जेम्स अगस्टस हिक्की ने। ओके, और इसके बाद जस्ट 90 इयर्स के टाइम पीरियड में 780 टू 1870, ओके, तो भारत में 650 से अधिक, 650 से अधिक क्या न्यूज़पेपर और मैगजीन प्रकाशित होने लगी। ओके, सो प्रकाशित मीन पब्लिश। ओके, सो क्या हुआ कि डेवलपर्ड न्यूज़पेपर एंड बुक्स, तो 70-80 में भारत में पहला इंग्लिश पेपर छापा गया, पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजट, और उसको छापने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? जेम्स अगस्टस हिक्की। ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, और इस 90 ईयर से शॉर्ट टाइम पीरियड में, ओके, 70-80 से लेके 87-70 तक 600 से 650 न्यूज़पेपर और मैगजीन प्रकाशित होने लगी अपनी इंडिया में। ओके, इससे क्या हुआ कि आपस में जो नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट जो लोग थे ना, वो अपने आप में एक जुड़ाव महसूस करने लगे। ओके, उनके अंदर क्या हुआ था, क्या हमारे देश में चल रहा है, उनको जानकारी मिलने लगी। ओके, वो ब्रिटिश पॉलिसियों के बारे में जानकारी रखने लगे। ओके, तभी हमारे लोगों के अंदर एक भावना डेवलप हुई, उसको हम क्या कहते हैं? नेशनलिज्म। ओके, सो we can say newspaper and books played a very crucial role in a modern time, okay, in a mostly 19th century, for the development of nationalism between the common people. Okay, तो क्या हुआ कि 1780 से लेकर 1870 तक 650 से अधिक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। इसके बाद तो मैं नाम लिखूंगा कौन कौन सी फेमस पत्र पत्रिकाएं थी, आप लोग उनको साथ में नोट डाउन करते जाइए। ओके, तो अमृत बाजार, पब्लिक ओपिनियन, सोम प्रकाश, इंडियन मिरर, और सिक्स बंगाली। ओके, ये हमारी क्या थी? पत्र पत्रिकाएं थी। ओके, और अगर इसके अलावा बात किया जाए तो उसी टाइम पे
भारतेंदु हरिश्चंद्र, ओके। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के नाटक, ओके, ड्रामा एंड बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, 1882 आनंद मठ, ओके। सो क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने पहला कॉज डिस्कस किया था बर्थ ऑफ नेशनलिज्म में, ओके, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ओके। एंड सेकंड है हमारा डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर बुक्स एंड लिटरेरी सोर्सेज, यू कैन से लिटरेचर, ओके। वी कैन आल्सो ऐड देयर लिटरेचर, वी कैन आल्सो ऐड हियर लिटरेचर, ओके। Okay. So what we saw, like in 70-80, first newspaper like published in India, Bengal Gazette. The medium of the newspaper was English, okay, and जेम्स अगस्टस सिक्की के हेल्प से मतलब कि पब्लिश हुआ पहला न्यूज़पेपर। और उसके बाद शॉर्ट टाइम पीरियड 90 ईयर्स में 70-80 टू 1870, ओके। तो इस टाइम पीरियड में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल डेवलपमेंट देखा किसके क्षेत्र में, किसके, कि न्यूज़पेपर डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर लिटरेचर और बुक्स के फील्ड में, ओके। तो क्या हुआ कि 1870 तक 600 से 50 से अधिक पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन, ओके, बुक्स आदि प्रकाशित होने लगे इंडिया में। और मैंने आपको यहाँ पे नाम बताया है कौन कौन से फेमस न्यूज़पेपर थे। अमृत बाजार, पब्लिक ओपिनियन, सोम प्रकाश, इंडियन मिरर, बंगाली, ओके। और उसी टाइम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी काफ़ी ज़्यादा ड्रामा लिखे हैं, काफ़ी ज़्यादा नाटक लिखे हैं। और उसी टाइम पे बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में आनंद मठ की रचना की थी, जिससे कॉमन पीपल के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई है, ओके। तो ये सभी क्या हुए, ये भी एक कॉज हुआ, डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर एंड बुक्स एंड लिटरेचर। इसके सहारे, बाय द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर बुक्स एंड लिटरेचर, द फेथ ऑफ नेशनलिज्म डेवलप बिटवीन इंडियन कॉमन पीपल। सो आप नोट करिए, सेकंड कॉज था, ओके, आप लोग नोट करिए सेकंड कॉज। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। तो हम लोग थर्ड कॉज की तरफ चलते हैं, बर्थ ऑफ नेशनलिज्म की, ओके। ओके, तो हमने आपको दो कॉज बताए बर्थ ऑफ नेशनलिज्म के। पहला था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट और सेकंड था डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर लिटरेचर बुक्स, ओके। तो हमने काफ़ी डिस्कस किया इसके बारे में, और हम लोग सेपरेट टॉपिक लेके पढ़ेंगे सबको एक एक करके। तो जो हमारा थर्ड कॉज था बर्थ ऑफ नेशनलिज्म का, वो था डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, ओके, एंड डिफरेंट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अराउंड द वर्ल्ड, ओके। तो ये हमारा थर्ड कॉज होगा, ओके। तो थर्ड कॉज क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन।
तो जो हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा, लाइक जो हमारा थर्ड कॉज है बर्थ ऑफ नेशनलिज्म का, वो है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड डिफरेंट फॉरेन इंसिडेंट्स। ओके, सो हम बात करें इन 1835 में, सो लॉर्ड मैकाले केम इन इंडिया। ओके, सो मैकाले केम्स इन इंडिया एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट imposed English as a compulsory language for Indian people in a school or colleges. Okay, so Macaulay Millers. Macaulay Millers, 1835. Okay, English imposed in Indian education system. Okay, so 1835 में मैकाले मिलर्स आए और इंग्लिश इम्पोज्ड एज अ कंपलसरी लैंग्वेज इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो इम्पोज किया गया इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो इससे क्या हुआ, जब इंग्लिश लैंग्वेज इम्पोज की गई इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, तो काफ़ी ज़्यादा इंपीरियल क्लास के लोग, जो राजशाही लोग थे, जिनके पास पैसा ज़्यादा था, उन लोगों ने इंग्लिश में पढ़ाई की। और वो लोग फिर ब्रिटेन गए, यूएसए गए, इटली गए, फ्रांस गए। तो वहाँ की जितनी भी वहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई थी ना, उन सब में कौन कौन हीरो था, गैरीवाल्डी, मेजनी, ओके, काफोर। सो ये सभी जाके उनकी बुकें स्टडी की इन लोगों ने, और ग्रीस के क्या चल रहा था, स्पेन में क्या चल रहा था, इन सब चीज़ों को स्टडी किया। और तब जाके इंडिया में आए और यूनाइट हुए और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया। कौन सा प्लेटफॉर्म, जिसको हम कहते हैं नेशनलिज्म प्लेटफॉर्म। किसको, कॉमन पीपल के, इंडिया के जो कॉमन पीपल थे उनको एक नेशनलिज्म का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया। किसने, इन लोगों ने। ओके, सो 1835 में इंग्लिश इम्पोज्ड इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो हमारे लोग काफ़ी बेस्ट गए, ओके, वेस्ट में स्टडी किया, वापस आए और एकजुट हुए और अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ओके, तो ये है मैकाले मिलर्स। और इसके बाद आप सुनिए क्या हुआ मैकाले मिलर्स के बाद। इन 1776 रेवोल्यूशन ऑफ अमेरिका, in 1789 revolution of France. Okay, or different countries like of Greece, Italy, स्पेन। तो हम लोगों को क्या मिला, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम लोगों को एक स्लोगन मिला, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्या हुआ कि 1776 में हुआ रेवोल्यूशन ऑफ अमेरिका, ओके, एंड 1789 में हुआ रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। ओके, तो जो भी इस रेवोल्यूशन के लीडर थे, तो हमारे जो पीपल्स थे, हमारे जो लोग थे, वो इन जगहों गए और इन जगहों को गए और वहाँ पे जाके जो जो इनके लीडर हुए थे उनके बारे में स्टडी किया। उन्होंने कैसे कैसे अपने देश को ब्रिटिश इंपीरियल थिंग से आज़ाद कराया, ब्रिटिश कॉलोनी से आज़ाद कराया। ओके, तो ये सब। और फ्रेंच ने भी आइडियाज दिया था, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ओके, तो लोग मतलब कि बंधुता में बिलीव करते थे, आज़ादी में बिलीव करते थे, ओके, और समानता में बिलीव करते थे फ्रेंच के पीपल। ये स्लोगन था फ्रांस के। और कई इंसिडेंट्स हुए हैं ग्रीस में, इटली में, स्पेन में। ओके, तो क्या हुआ कि इंग्लिश के आने से, ओके, और डिफरेंट फॉरेन इंसिडेंट्स जो हुए हैं ना, इंग्लिश के इम्पोज होने से हमारे जो लोग थे इंग्लिश सीखे और वर्ल्ड में सभी जगह गए और वहाँ जो जो हुआ उसको लर्न किया, उसको देखा, और उसके बाद आके इंडिया में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया कॉमन पीपल को यूनाइट करके, और उस प्लेटफॉर्म में लोगों को एकजुट किया फेथ ऑफ नेशनलिज्म के बिहाफ में। तो ये हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन और डिफरेंट फॉरेन इंसिडेंट
is responsible for the birth of nationalism in a Indian history in a modern time. तो आप ये सब नोट कीजिए। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सब लोग ये नोट कीजिए। चलिए, तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, बर्थ ऑफ नेशनलिज्म में। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन होगा हमारा ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, जो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी ना, ये भी एक बर्थ ऑफ नेशनलिज्म का कॉज था। क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिसर थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग थे, जो इंडिया आए थे एज अ ट्रेडर्स, लेकिन बाद में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में लिया था। ओके, तो ये क्या करते थे, ये जो हिंदूज पीपल थे, मुसलमान पीपल थे, इनको असब और बर्बर बोलते थे, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा ग्लानि फील होती थी। ओके, तो क्या हुआ जब लोगों को काफ़ी ज़्यादा ग्लानि फील हुई इन सब चीज़ों को लेके। ओके, काफ़ी ज़्यादा उनका मोरल डाउन हुआ, तो उनके अंदर भी एक नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई कि हम में और इनमें अंतर क्या है, फिर भी ये हमारा बाइकआउट करते हैं और ये हमारा शोषण करते हैं। तो ब्रिटिश पॉलिसी क्या हुआ था कि इसमें नेटिव बोलते थे, नेटिव, और रेस के आधार पे, कलर के आधार पे इंडिया इंडिया पीपल का शोषण किया जाता था। और मुसलमानों को ये क्या बोलते थे, बर्बर बोलते थे, बर्बर। ओके, और इंडियन पीपल को बोलते थे अनसिविलाइज, लाइक हिंदू पीपल को अनसिविलाइज हो। तो ये सब क्या कौन करते थे, ब्रिटिशर्स। ओके, तो जिससे अब जैसे बात की जाए नेटिव की, तो क्या हुआ था जब गांधी जी जब डरबन टू प्रिटोरिया यात्रा कर रहे थे, उसी टाइम गांधी जी के पास फर्स्ट एसी का टिकट होते हुए भी, फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए, एक ब्रिटिश ऑफिसर ने उनको ट्रेन से धक्के मार के बाहर निकाला था। ओके, लेकिन अगर बात करें एज अ ह्यूमनिस्टिक परसेप्शन, तो ये चीज गलत है ना। यही चीज आके तो गांधी जी ने कहा था कि मैं भी अपने देश में जाऊंगा और एक ऐसा मूवमेंट चलाऊंगा जिससे मैं अपने देश के सारे अंग्रेजों को बाहर फेंकूंगा, बाहर फेंक दूंगा। तो ये सब था ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये भी एक कॉज था बर्थ ऑफ नेशनलिज्म का। ओके, तो हमारा फिफ्थ कॉज, ओके, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। हिंदी में बोलेंगे धन का बहिर्गमन का सिद्धांत। ओके, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी देने वाले ही कौन थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ओके, ओके,
सो इन्होंने एक बुक लिखी द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी नाम की। ओके, सो बुक लिखी किसने? दादा भाई नौरोजी ने। तो उन्होंने अपने इस बुक में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है कैसे ब्रिटिश पीपल, ब्रिटिश ऑफिसर इंडिया से कच्चा माल ले जाते हैं। ओके, इंडिया पीपल की मनी को कैसे ब्रिटिश ले जाते हैं, और वहाँ से जो इंडियन पीपल का जो पैसा होता है, जो मनी होती है, वो कभी वापस नहीं आता है, और अगर वापस आता है तो केवल ऋण बन के आता है, केवल लोन बन के आता है। तो ये किसने बताया हमको? ये बताया ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में दादा भाई नौरोजी ने। ओके, तो जब लोगों को ये पता चला कि ऐसा भी होता है कि हमारे पैसों को ब्रिटिश ले जाया जाता है, और हमारी चीज़ों को सस्ते में खरीद के ब्रिटिश ले जाया जाता है, और वहाँ से वो रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते हैं, और वहाँ से वो प्रोडक्शन करके अपनी चीज़ें लाते हैं और यहाँ महंगे दामों में बेचते हैं। और ठीक है, और जो यहाँ का पैसा जाता है वो कभी वापस नहीं आता, वो सिर्फ आता आता है तो केवल लोन बन के आता है। तो ये एक्सप्लेन किया था हमारे दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में। ओके, तो ये था। ओके, इसके बाद क्या होता है? ये तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी हुई। तो हम लोग जानते हैं कि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, ओके, सो बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था कि 3 रूलर एक साइड और हेक्टर मुनरो एक साइड, शाह आलम सेकंड, अनदर सुजाउद्दौला एंड मीर जाफर। ओके, तो ये सभी लोगों ने एक साथ लड़के, एक साथ होके ब्रिटिशर्स से फाइट की, फिर भी ये सभी लोग डिफीट हुए। ओके, तीनों लोग। इसके बाद हुआ 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ कि ब्रिटिश ने उसके बाद बंगाल को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। ओके, 1765 के बाद तो इन्होंने डायरेक्टली एम्पायर की, डायरेक्टली इन बंगाल। ओके, बंगाल में द्वैत शासन कब से लेके 1765 से लेके 1772 तक। इसमें अंग्रेजों ने इतना टैक्स लिया बंगाल से कि बंगाल की कमर तोड़ दी। बंगाल के लोग परेशान हो गए। अंग्रेजों ने काफी ज्यादा सैक्शन इम्पोज किया, अंग्रेजों ने काफी ज्यादा टैक्स लिया बंगाल के लोगों से, क्योंकि जो बंगाल है काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड रखता है, फर्टाइल सॉइल बंगाल में पाई जाती है, इसलिए बंगाल उस समय का सबसे मोस्ट प्रॉस्पेरस स्टेट हुआ करता था। तभी ब्रिटिश लोगों ने 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद पूरे बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया, और जो बंगाल का रीजन हुआ करता था वो बहुत वास्ट हुआ करता था। आज का जो हमारा झारखंड है, ईस्टर्न झारखंड, ईस्टर्न बिहार, उड़ीसा, और आज का करंटली होल बांग्लादेश, लाइक एरिया ऑफ ढाका, राजशाही खंड, चटगांव, असम, और आज का जो होल बंगाल, तो ये सभी रीजन था। और यहाँ पे डायरेक्ट इम्पोज किसने की थी? ब्रिटिशर्स ने। और जब ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट इम्पोज की तो यहाँ से काफी ज्यादा टैक्स लिया गया, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये डिफाइन किसने किया है? दादा भाई नौरोजी ने। कैसे? मतलब कि ब्रिटिशर्सों ने कमर तोड़ टैक्स दिया, कहाँ के लोगों से? बंगाल के लोगों से। ओके, तो डायरेक्ट की ना बंगाल। ओके, टाइम पीरियड 1765 टू 1772। ओके, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। कब हुआ? 1764 में। ओके, और इसके बाद क्या हुई? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो मैंने आपको बताया कि जो पांचवा कॉज था बर्थ ऑफ नेशनलिज्म का, वो था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन का बहिर्गमन का सिद्धांत। ये दिया किसने? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने अपनी बुक ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में बताया कैसे इंडिया पीपल का मनी कैसे ब्रिटेन जाता है। ओके, और ब्रिटेन से कभी वापस नहीं आता, आता तो केवल लोन बन के और ऋण बन के आता है इंडिया पीपल के लिए। ओके, और इसके बाद हम लोगों ने देखा डायरेक्टली ना बंगाल। जो डायरेक्टली ना बंगाल थी वो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। इसके बाद हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। तो काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज किए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बंगाल रीजन में, क्योंकि बंगाल का रीजन काफ़ी ज़्यादा वास्ट था और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रीजन था ना पूरे होल इंडिया में, वो था बंगाल का रीजन। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज किए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। एंड 1765 से लेकर 1772 तक उन्होंने डायरेक्टली ना बंगाल इस्टेब्लिश किया, लाइक डायरेक्टली ऑफ बंगाल इम्पोज किया, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि बंगाल का जो रीजन था काफ़ी ज़्यादा मोस्ट प्रॉस्पेरस रीजन था, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल पाई जाती थी। ये आप नोट करिए, पांचवा रीजन। और हम मूव करते हैं छठवें रीजन की तरफ।
आशा करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम लोग छठवें कॉज की तरफ मूव करते हैं। क्या रीज़न था बर्थ ऑफ नेशनलिज्म का? ओके, तो हम लोग छठवें कॉज की तरफ मूव करते हैं, बर्थ ऑफ नेशनलिज्म के। ओके, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, तो 1885 में हमने देखा 28 दिसंबर 1885 द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड डफरिन, और जो लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड था वो 1884 से लेके 1888 तक था। तो इस टाइम पीरियड में किसकी फाउंडेशन हुई? फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस हुई। ओके, तो जो फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस हुई, तो कांग्रेस के पहले भी कई पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट किया करती थी इंडिया में। ओके, लेकिन कांग्रेस कैसे अलग थी? कांग्रेस वास्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराए इंडियन पीपल के लिए। ये क्या थी? सभी रीजनल पार्टियां थी, सभी कोई बंगाल में एग्जिस्ट किया करती थी, कोई महाराष्ट्र में एग्जिस्ट किया करती थी, कोई तमिलनाडु चेन्नई में एग्जिस्ट किया करती थी। तो ये सभी ज़्यादा कनेक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, ये सब अपनी अपनी रीजन में एक्टिव थी। लेकिन ठीक है, लेकिन कांग्रेस का क्या था? जब 1885 में कांग्रेस की फाउंडेशन हुई, जो कांग्रेस का जो सरकमटेंस था, यू कैन से, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था और उसको कवर किया होल इंडिया को। और जो मैं आपको पार्टियों के नाम बताऊंगा, ये केवल स्पेसिफिक रीजन में एक्टिव थी। ओके, तो हम लोग रीजन करते हैं। ओके, लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, ये कुछ मैंने पॉलिटिकल पार्टियों के नाम लिखे हैं जो कांग्रेस से पहले एग्जिस्ट किया करती थी। ओके, ये पॉलिटिकल पार्टीज लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, ये सभी रीजनल पार्टीज थी और ये अपनी अपनी जगह एग्जिस्ट किया करती थी। कोई बंगाल में एग्जिस्ट किया करता था, तो कोई महाराष्ट्र में एग्जिस्ट किया करता था, कोई मद्रास में एग्जिस्ट किया करता था। ओके, तो बात करें लैंड होल्डर सोसाइटी की, तो इसको फाउंडर है देवेंद्रनाथ टैगोर। ओके, और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के हैं राधाकांत देव। एंड मद्रास नेटिव एसोसिएशन के हैं कुजलू लक्ष्मी नसुर चिट्टी। ओके, और बात करते हैं बॉम्बे एसोसिएशन की, तो दादा भाई नरौजी। ओके, तो मैंने आपको बताया था कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बिफोर द कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस की जो फाउंडेशन हुई थी वो 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर को। और कांग्रेस से पहले भी कई पार्टियां एग्जिस्ट किया करती थी, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी हो गया, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो गया, मद्रास नेटिव एसोसिएशन हो गया, और बॉम्बे एसोसिएशन हो गया। तो जो लैंड होल्डर सोसाइटी के जो फाउंडर थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के थे राधाकांत देव, मद्रास नेटिव एसोसिएशन के थे गुजरू लक्ष्मी नसर चिट्टी, और जो हमारे बॉम्बे एसोसिएशन के जो फाउंडर थे वो थे दादा भाई नरौजी। ओके, तो ये जो पार्टियां थी एक अपने स्पेसिफिक रीजन में एक्टिव हुआ करती थी, कोई बंगाल में एक्टिव हुआ करता था, तो कोई जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी थी, ये बंगाल में एक्टिव हुआ करती थी। ठीक है, और ये बंगाल में लोगों के जो इशू हुआ करते थे उसको राइज किया करती थी। और जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और बॉम्बे एसोसिएशन थी, ये एग्जिस्ट किया करती थी कहाँ पे? महाराष्ट्र वाले रीजन, मुंबई वाले रीजन। ओके, और मद्रास नेटिव एसोसिएशन ये
तमिलनाडु और के रीजन में एग्जिस्ट किया करती थी। क्यों यही स्पेसिफिक प्लेस महाराष्ट्र, बंगाल और मद्रास? क्योंकि जो अंग्रेजों की जो 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी वो ही 3 प्रेसिडेंसियां थी। कौन? बम्बई, मद्रास और बंगाल। ओके, तो आप ये नोट कीजिए। और इसके बाद हम लोग अगले कॉज की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आपको 2 कॉज और बताऊंगा, इसके बाद हम इस सेशन को ओवर करेंगे। ओके, तो 6 हो गए, 6 2 8, लाइक 6 कॉज के बाद हम लोग 2 कॉज और पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे अगले सेशन के लिए। ओके, आप लोग ये नोट करिए। चलिए, तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। तो हम लोग अपने अगले कॉज की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कॉज था बर्थ ऑफ नेशनलिज्म का। ओके, रूलिंग पीरियड ऑफ लॉर्ड लिट्टन। ओके, तो जो टाइम पीरियड हुआ करता था रूलिंग पीरियड ऑफ लॉर्ड लिट्टन, ये हुआ करता था 1876 से लेके 1880 तक। ओके, तो इसके टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा घटनाएं घटी हैं लॉर्ड लिट्टन के टाइम के पीरियड में, तो जिससे भारतीय लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई। तो हम बात करते हैं क्या क्या घटनाएं घटी हैं। तो इसके टाइम पे महामारी, ओके, तो महामारी फैली थी बंगाल वाले रीजन में। तो महामारी के दौरान भी दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और जो टाइम पीरियड था 1876 से लेके 1880 तक, इस टाइम पे बंगाल में अकाल पड़ा था, कई रीजन में इंडिया के अकाल पड़ा था। लेकिन जब महारानी विक्टोरिया भारत आई, ओके, तो उनके लिए काफ़ी बड़ा, ओके, काफ़ी बड़ा पंडाल लगाया गया उनके स्वागत के लिए, काफ़ी ज़्यादा मनी खर्चा किया गया। और मनी थी किसकी? इंडिया पीपल की। इसलिए कॉमन बात है कि नेशनलिज्म की भावना किसके अंदर डेवलप की? इंडिया पीपल के अंदर, क्योंकि उनको पता था, उनको मालूम था कि पैसा किसका है और लाभ कौन ले रहा है। ओके, तो इसे तो मैं डिस्कस करूंगा कुछ पॉइंट। ओके, तो रूलिंग पीरियड ऑफ लॉर्ड लिट्टन, तो द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड लिट्टन वाज 1876 टू 1880। ओके, तो महामारी के दौरान दिल्ली दरबार का आयोजन करना, जिसमें बहुत राजशाही तरीके से भारतीय भारतीय किसानों के, भारतीय मजदूरों के जो पैसे थे, ओके, जो मनीज थी, उनको खर्च किया गया और उनसे ज़्यादा टैक्स वसूला, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा राजशाही तरीके से महारानी विक्टोरिया का स्वागत किया जा सके। ओके, तो महामारी के दौरान दिल्ली दरबार का आयोजन। हमारा कॉज ये था। ओके, फर्स्ट कॉज। और इसके टाइम पीरियड में सेकंड घटना क्या घटी कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, जिससे लोगों के अंदर आक्रोश था। क्यों कोई ब्रिटिश पीपल आए और हमारे लोगों के ऊपर रूल करे और तरह तरह के टैक्स इम्पोज करे और हमारे लोगों का शोषण करे। ओके, तो ये आइडिया किसका था? ये हमारे कॉमन पीपल का आइडिया था, हमारे लेबर का आइडिया था, हमारे मजदूर का आइडिया था और हमारे किसान लोगों का आइडिया था। ओके, तो ये था हमारा सेकंड रीजन, जो किसके मतलब कि जो ये सेकंड कॉज था जो लॉर्ड लिट्टन के टाइम पीरियड में घटा। ये सेकंड घटना थी, सेकंड इंसिडेंट था। ओके, तो पहला था महामारी के दौरान दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत राजशाही तरीके से भारतीय लोगों को लूटा गया
और वो जितना भी रुपए लूटा गया वो महारानी विक्टोरिया के स्वागत में खर्च किया गया। और क्योंकि भारत की आधी जनता भूखी थी, लेकिन फिर भी महारानी विक्टोरिया का जो दरबार विजिट हुआ था, जो दिल्ली विजिट मतलब कि जो इंडिया में विजिट हुआ था, उसको काफ़ी ज़्यादा राजशाही तरीके से उसमें खर्चा किया गया। तो ये कॉस्ट था एक बर्थ ऑफ नेशनलिज्म का। सेकंड था महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी बनाया गया, जिससे लोगों के अंदर आक्रोश था, कॉमन पीपल के अंदर, किसान, लेबर, मिडिल क्लास, ऑल द पीपल ऑफ कंट्री। ओके। एंड थर्ड वन रीजन था क्या, जो हमारा थर्ड रीजन था वो था सिविल सर्विसेज को लेके। तो जो सिविल सर्विसेज की जो आईसीएस, ओके, इंडियन सिविल सर्विसेज की जो एज हुआ करती थी उसको घटा के कितना कर दिया, 21 से 19 ईयर्स कर दिया। ओके। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी थी कि भारतीयों को उच्च उच्च पोस्टों से वंचित रखा जाए और भारतीयों को नीची पोस्टें दी जाए, लाइक मोस्टली सिपाही और हवलदार, दैट्स रैंक। ओके। तो क्या हुआ कि आईसीएस की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, जिससे लोग पार्टिसिपेट ना कर पाए। और जो ये परीक्षा आईसीएस की होती थी वो ब्रिटेन में होती थी, इंडिया में नहीं होती थी। और ब्रिटेन के लोगों को पेरेंटिंग काफ़ी अच्छी होती थी, उनके लिए काफ़ी संसाधन होते थे, तो इजिली इस परीक्षा को क्रैक किया करते थे कंपेयर टू इंडियन पीपल। ओके। सो ये आईसीएस की जो एज थी वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किया गया, जिससे लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था। ओके। एंड अनदर टू फैक्टर्स, अनदर लाइक अ 4 or 5 incidents, okay, in this period. तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड आर्म्स एक्ट। तो क्या हुआ, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसके अकॉर्डिंग कोई भी भारतीय न्यूज रिपोर्टर, कोई भी संपादक ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ कुछ नहीं प्रिंट कर सकता था, उसकी आलोचना भी नहीं कर सकता था। ओके। कोई भी अगर ब्रिटिश के खिलाफ ब्रिटिश लोगों की आलोचना करता था, उसको क्राइम समझा जाता था और उसको जेल होती थी। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, जिससे लोगों के अंदर क्या हुआ कि लोगों के अंदर आक्रोश आया, क्योंकि उस समय जो प्रिंट मीडिया थी ना, जो न्यूज़ थी और जो न्यूज़पेपर थे, वो सबसे ज़्यादा लोगों को यूनाइट करने का काम कर रहे थे। और उसमें प्रतिबंध किसने लगाया, ब्रिटिश लोगों ने, कि हम लोगों की जो पॉलिसी है वो लोगों को पता ना चले, हम लोग कैसे इंडिया लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनको इस बारे में जानकारी ना हो, कैसे उनसे टैक्स ले रहे हैं, कैसे जगह जगह हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। हम प्रताड़ित कर रहे हैं महाराष्ट्र में, हम कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं बंगाल में। तो इन लोगों के बीच में कोई कनेक्शन ना हो और लोग कुछ समझ ना पाए कि हम लोग किस तरीके से इन लोगों के ऊपर रूल कर रहे हैं। ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और आर्म्स एक्ट क्या था कि कोई भी इंडियन पीपल विदाउट परमिशन के अपने साथ शस्त्र नहीं रख सकता। तो ये सभी 5 रीजन थे जिससे लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। और ये सारी चीज़ें घटी ही किसके टाइम पीरियड में थी, लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में। तो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश हुआ लोगों के अंदर। तो यही सब रीजन बने बर्थ ऑफ नेशनलिज्म के अंदर, जिससे लोगों, यही सब रीजन थे जिससे कॉमन पीपल के अंदर भी बर्थ ऑफ नेशनलिज्म डेवलप हुआ। ओके। नेशनलिज्म डेवलप हुआ। ओके। कॉमन पीपल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्धिस्ट, सभी कम्युनिटी कस्टम रिलीजन से पढ़ के सोचने लगी कि उससे पहले हम एक भारतीय हैं और भारत हमारा देश है और हमको ब्रिटिश लोगों को अपने देश से बाहर भेजना है। ये किसका टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड लिटन 1876 टू 1880। आप ये नोट करिए। अब लास्ट रीजन है और इसके बाद हम अपने सेशन को समाप्त करेंगे और फिर मिलते हैं कल। ओके। तो लास्ट सेशन है आपका, इसके बाद हम आपको लास्ट कॉज बताएंगे, इसके बाद हम मिलेंगे कल। ओके। तो आप नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करते हैं बर्थ ऑफ नेशनलिज्म में। ओके। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ओके। ओके। नोट करिए आप लोग।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है और कम्युनिकेशन होता है काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। जो हमारी सूचनाएँ होती हैं वो उसको यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, ओके, हमारे पत्राचार के लिए। तो बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो उस टाइम डेवलपमेंट चल रहा था रेलवे का, ओके, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी जगह जगह इंडिया इंडिया में। और जिससे लोगों के अंदर क्या हुआ कि लोग इजिली ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस कवर कर सकते थे बहुत ही कम समय में। पहले लोग क्या करते थे, पैदल चलते थे, बैलगाड़ी का यूज़ करते थे, कैसे न कैसे पहुँच जाते थे, काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन रेलवे आया, लोग क्या हुआ कि लोग आपस में एक-दूसरे से मिलने लगे। काफ़ी ज़्यादा जो डिस्टेंस थी ना, वो पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो गई। लोग आपस में एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। और जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, तो लोगों को जानकारी मिलने लगी कि इस जगह क्या चल रहा है और हमारी जगह क्या चल रहा है, और ब्रिटिश कैसे हमारी जगह में शोषण कर रहे हैं, इनकी जगह में किस तरीके से शोषण कर रहे हैं। ये संभव हो पाया किसके? ट्रांसपोर्टेशन के कारण। तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, ये भी एक फैक्टर है जिससे कॉमन पीपल के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई, ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन की क्या बात करें, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ कि 16 अप्रैल, ओके, ओके। तो जो हमारी जो 16 अप्रैल 1853, ओके, 1853 को फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। और जब फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चलाई गई, जिससे जो हमारे यात्री थे ना, जो हमारे देश के लोग थे, वो एक जगह से इस जगह से इस जगह और इस जगह से इस जगह जाने लगे। और जो भी यहाँ घटनाएं होती थी उनकी जानकारी इनको आपस में मिलने लगी। और जब इन्होंने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स हमारा किस तरीके से शोषण कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि जब इनको पता चला, तो ये सभी लोग यूनाइट हुए और एक बर्थ ऑफ नेशनलिज्म का कॉज बना क्या? ट्रांसपोर्टेशन। और अगर कम्युनिकेशन की बात की जाए, तो 1852 में, ओके, पोस्टल सर्विसेज, ओके, सर्विसेज का डेवलपमेंट हुआ, जिससे लोग आपस में पत्राचार कर सकते थे और एक जगह से पत्र दूसरी जगह भेज सकते थे और पता लगा सकते थे कि उस रीजन में क्या चल रहा है, हमारे रीजन में क्या चल रहा है, और कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लोगों को परेशान करती है, कैसे हमारे लोगों का शोषण करती है। तो ये सभी मैंने आपको आज 8 कॉज बताए हैं बर्थ ऑफ नेशनलिज्म के। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएँगे ये सारे कॉज। तो आप लोग एक बार घर जाके इन सबको देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी अच्छा समझ आएगा। तो आपको कैसा लगा ये सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आशा करते हैं आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू आप सभी लोगों की हमारे साथ जुड़े रहे, और आप लोग से आशा करते हैं कि हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और सीयूटी के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।